जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में क्लास 1 to 5 2017 यूपी टेट के पेपर्स को लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए ये एग्जाम आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगामी एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सीटेट है, आपका यूपी टेट है या फिर कोई भी टेट है, देखिए स्टेट के जो भी टेट होते हैं यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपके बिहार टेट भी होने वाला है, बिहार टेट भी शेड्यूल हो चुका है। तो जो भी टेट होने वाले हैं, आप स्टेट है, पंजाब टेट है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, जो भी टेट हैं आपके, तो ये देखिए क्वेश्चन है यूपी टेट का 2017 प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, क्लास 1 to 5 का पेपर है। ठीक है, हमने पिछले क्लासेज में हमने कराया था 6 to 8 का कराया था। ठीक है, तो ये सीटेट एग्जाम आपका आगामी होने वाला है, जल्द होने वाला है, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। जय हिंद एवरीवन। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। हाँ, मतलब सिंपल से सुनिए, बुद्धि के तरल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बुद्धि के तरल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए, बुद्धि के तरल सिद्धांत के प्रतिपादक वर्णन थॉर्नडाइक स्किनर नहीं है। यहाँ पे कौन हो जाएंगे, कैटल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कैटल। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया था। ठीक है, कैटल ने क्या किया, कैटल ने बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व, तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि बताया। हाँ, इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तरल होती है और एक क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, तरल मतलब कह सकते हो कि लिक्विड चीज़ जैसे होती है। तो कोई तरल होती है, कोई ठोस होता है। और तरल बुद्धि जो है तर्क के आधार पर नए नए समस्याओं को हल कर लेता है, लेकिन वहीं पर ठोस बुद्धि को क्या करता है, शिक्षा, प्रशिक्षण व एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। ठीक ना। तो आपका बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हो गए, कैटल हो गए। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझे होंगे। बुद्धि को इन्होंने क्या बताया कि कैटल ने कहा कि बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक होती है तरल बुद्धि, एक होती है ठोस बुद्धि। ठीक है, तो जब आपसे तरल बुद्धि के बारे में पूछे, जब आपसे ठोस बुद्धि के बारे में पूछे, तो आप उसमें आंसर क्या करेंगे, वहाँ पे आंसर करेंगे आर बी कैटल। क्या नाम, इनका पूरा नाम है आर बी कैटल। ठीक है, आर बी कैटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण हेतु शिक्षण हेतु शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो भैया, जब शिक्षण के समय, शिक्षण को जानते हैं, जैसे आप कहीं स्कूल में टीचिंग किए होंगे, जब कोचिंग पढ़ाते होंगे, अपना खुद का ट्यूशन करते होंगे, तो शिक्षण वही है। जब आप बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं ना, वही शिक्षण हो गया। तो शिक्षण है तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो भैया, समझ के लिए नहीं किया जाता है, अनुप्रयोग के लिए भी नहीं किया जाता है। ये किया किसके लिए आता है, ये किया जाता है सृजनात्मकता के लिए। किसके लिए, सृजनात्मकता के लिए। ठीक है, सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका आगे, लेकिन हम यहाँ पे पहले बता देते हैं कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु, तो सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे चिंता आपका दिया था आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, गोलमैन से कल आपका 6 to 8 में भी क्वेश्चन पूछा था 2017 का, और यहाँ पे आपका 1 to 5 में भी पूछा है। हाँ, तो गोलमैन किससे संबंधित है, तो भैया गोलमैन सिंपल से जानिएगा, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। किससे, गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने। संवेग जानते हैं क्या, इमोशन, इमोशन में क्या आता है, भय, डर, प्रेम, आमोद, ईर्ष्या। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी संवेग होती हैं। ठीक है, प्रेम, खुशी, दुख, ये सभी क्या क्या है, संवेग है। जैसे क्रोध आता है, तो क्रोध आने पे आपके शरीर में उत्तेजनाएं आती हैं, उत्तेजना में क्या होता है, शरीर कांपने लगता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपकी संवेग होती हैं। क्या होती हैं, संवेग होती हैं। तो भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि होती है। और ये संवेगात्मक बुद्धि जो है ना, ये आपका डेनियल गोलमैन की पुस्तक भी है। इस यही पुस्तक उन्होंने लिखा, ये पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि क्या आपकी, एक आपकी पुस्तक। तो गोलमैन की जो ये संवेगात्मक बुद्धि है ना, इस एक किताब है, और इस पुस्तक में ही उन्होंने इन सभी की तरफ ध्यान आकर्षित किया था।
ठीक है, कि सम्य को समझना, व्यक्त करना, ठीक है, ये सभी चीज़ें गोलमैन ने अपनी पुस्तक में बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से भिन्न है? बोला निम्न में से कौन से भिन्न है। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन, बस भिन्न बताना है कौन सा है। तो भिन्न अगर देखा जाए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव डिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो भैया अगर सिंपल से जाना जाए तो अधिगम का सिद्धांत भैया अधिगम के लिए हो गया। ठीक है, सीखने के लिए हम अधिगम सिद्धांत देखते हैं। समान अवयवों का सिद्धांत हो गया और सामान्यीकरण का सिद्धांत हो गया है। इस सभी के सभी क्या है ना, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। क्या है? अधिगम स्थानांतरण। देखिएगा, ये सभी क्या है आपके अधिगम स्थानांतरण हैं। अधिगम स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, ये सभी अधिगम स्थानांतरण है। ठीक है, देखो, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत से जिसका प्रतिपादन क्लार्क कैसल ने किया था। ठीक है, सिंपल से सुनो, एक बार फिर से समझाते हैं। पूछा है आपका कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो भैया अधिगम के लिए अधिगम सिद्धांत हम लोग करते हैं, मतलब सीखने के लिए अधिगम सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। समान अवयवों का जो सिद्धांत है वो भी अधिगम का स्थानांतरण का सिद्धांत है। सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है ये भी क्या है आपका अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। ये सभी क्या है? अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। लेकिन समझिएगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है, कौन है? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादन है आपके क्लार्क एल हल। ठीक है, हाँ, क्लार्क एल हल महोदय हैं और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, हाँ, ये अधिगम का सिद्धांत है। ये सभी अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। मतलब अधिगम कैसे एक से दूसरे में जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। हम जैसे कोई चीज़ आपको सिखा रहे हैं, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो अधिगम के यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है, समान अवयव में वही हो रहा है और सामान्यीकरण में वही हो रहा है। लेकिन अधिगम का सिद्धांत खुद है आपका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, और कौन दिया? आपके क्लार्क हल ने दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ठीक है, तो भैया अगर देखा जाए संज्ञानात्मक संप्राप्ति है तो ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। ये किसको शामिल करता है? ज्ञान को और बौद्धिक कौशल को, ज्ञान को और बौद्धिक कौशल को। ठीक है, तो भैया सबसे पूछा न्यूनतम स्तर कौन सा है, तो भैया सबसे न्यूनतम स्तर सुनिएगा, पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, फिर चौथा विश्लेषण, फिर पांचवा संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। ठीक है, 6 नंबर में क्या आएगा आपका? मूल्यांकन आएगा। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये आपका है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का स्तर। उसी में आप सबसे न्यूनतम स्तर पे ज्ञान और सबसे अंतिम में क्या आएगा? मूल्यांकन। ठीक है, तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करेगा, जिसमें आपको क्या आता है? ये 6 चरणों में विभाजित होती है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान पहला, मूल्यांकन एकदम लास्ट में। देखिए अब ये, हाँ, बोध को हम समझ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोध को समझ भी बोलते हैं। ठीक, आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। देखो वहाँ पे जो आप अधिगम कर रहे थे ना, अधिगम का स्थानांतरण यहाँ पे हो रहा है। एक बाइक है जो साइकिल चलाना जान रहा है, अब साइकिल से वो मोटरसाइकिल सीख रहा है, साइकिल चलाना जानता है और वहीं से वो बाइक चलाना सीखेगा, तो अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि साइकिल में उसने बैलेंस बनाना सीख गया है, साइकिल में कब ब्रेक लगाना है, कब जो पेडल मारना है, कब स्पीड बढ़ाना है, वो सीख चुका है। अब वही सेम चीज़ वो स्थानांतरण हो जाएगा मोटरसाइकिल में। उसे वो इतने चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेगी। उसे पता है कि मोटरसाइकिल में स्पीड कब बढ़ाएंगे, जब क्या होगा, रास्ते खाली होंगे। उसे पता है जब कोई सामने भीड़ भाड़ होगी तो हम ब्रेक लगाना होगा। हारन दबा, जैसे घंटी दबाता था उसमें भीड़ भाड़ दिखता था, यहाँ हारन दबाएगा। तो यहाँ पे अधिगम में क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है ना। यही पूछा है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण नहीं।
तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। देखिए कल भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था 6 to 8 वाले में, ठीक है। हाँ, जब किसी परिस्थिति में मान लो, सुनो, जब कोई घटना हो रहा है, उस घटना में जो भी आप अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग किसी अन्य प्रकार की उच्च स्तरीय परिस्थिति के अध्ययन में कर रहे हैं तो उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, सीखने का ऊर्ध्व अंतरण बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप गर्ल्स से, मान लीजिए अपने घरों में आपने खाना बनाया। अब आपने अपने घरों में कुछ खाना बनाते हो, चाय बना लेते हो, लेकिन अब आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और बड़े बड़े होटलों में खाना बनाना चालू कर दे रही हो, तो आपका जो स्थानांतरण यहाँ पे छोटी चीज़ में हो रहा था, आप बड़े चीज़ों में हो रहा है। आप यहाँ पे 20 लोगों के लिए, 30 लोगों के लिए खाना बना रही थी, वहाँ पे 1000 लोगों के लिए खाना बना रही हो, तो वो क्या हो रहा है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण हो रहा है, ठीक है। हाँ, जब भी मतलब किसी भी अर्जित ज्ञान को, अनुभव को, प्रशिक्षण का उपयोग आप किसी भिन्न प्रकार की उच्च स्तरीय घटनाओं में, परिस्थितियों के अध्ययन में कर रहे हैं तो उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है, ठीक है। सिंपल से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। देखिए अधिगम का पठार मतलब क्या होता है, हम बताएं कि अधिगम जो होती है, अधिगम हमेशा कंटिन्यू जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब आपकी पूरी जीवन चलेगी ये ऐसे ऐसे, लेकिन यही है, कभी धीरे तो कभी तेज, कभी मंद, हाँ ऐसे चलेगी। लेकिन कभी भी अधिगम एक सीधी लाइन, लिनियर मोशन में नहीं चलेगी। एक सीधी रेखा कभी नहीं बनाएगी अधिगम, ठीक है। सीधा वक्र कभी नहीं बनाएगा। दूसरी चीज, अधिगम में पठार कब आता है, तो अधिगम में पठार बनने के कई कारण होते हैं। जैसे आप ही हैं, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। देखो सुनो, अभी हमारी ग्राफ से सुनो, ग्राफ से ये मान लो आप हैं, ये ग्राफ आपका है। आप क्लास 10th तक एकदम मस्ती से पढ़ते थे। क्लास 10th में आपको मिल गई लड़की, और लड़की मिल गई तो पढ़ने में आपके आ गया विकार, अब एकदम लड़की ध्यान आ गया है, ठीक है। तो ये आपको देखिए लीनियर मोशन में चला गया। ये पढ़ने में विकार आया कि नहीं आया, क्योंकि आप एकदम लड़की ध्यान आ गया। आप दिन रात मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, फलान ढिकान, हाँ। जब जैसे उसने गांड पे लात मारा आपके, ठीक है, जैसे उसने आपको भगाया, धोखा दिया, तो आप क्या गाना किए, हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब फिर से तेजी से आपके उछाल आया और आप आईएएस बन गए। क्या बन गए, आप आईएएस बन गए यहाँ पे। तो भैया अधिगम के पठार कारण नहीं है तो क्या नहीं है, देखो क्या क्या पहले है ये देखो, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सभी के सभी क्या होती हैं, आपके अधिगम में पठार का कारण बनती हैं। लेकिन पूछा है कौन सा पठार कारण नहीं है, तो भैया पठार कारण क्या नहीं होगा, विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सभी अधिगम के पठार का कारण हैं। लेकिन विद्यालय का सहयोग कहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का अधिगम का पठार नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया है। देखो एक चीज बताया आपसे कि स्टेटमेंट हर एग्जाम में आने वाला है, और कम से कम 2 स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं, 1 से 2 स्टेटमेंट जरूर मिलता है, ठीक है। हाँ, तो वो पहला स्टेटमेंट आपको मिल गया इसी में, इस क्वेश्चन में देखिए, मतलब इस सीरीज में 2017 के आपके प्राइमरी के पेपर में पहला स्टेटमेंट मिला, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने कहा, तो कहा हमारे गेट्स महोदय ने, ठीक है। जैसे कोई जान लो क्या है, कोई गार्ड है, वो गार्ड गेट पे बैठता है, बार बार दरवाज़ा खोलता है, ठीक है, गेट को खोलता है, बार बार गेट खोलता है, तो उसे क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुभव। तो अनुभव हो रहा है, सीख रहा है, वो सीख रहा है गेट खोलना बंद करना, कब खोल करना है, कौन आएगा तो खोलेंगे, कौन आएगा तो नहीं खोलेंगे, तू जा अपने मन से खोल ले, हम नहीं खोले द्वार फाटक है। तो अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, हाँ, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है, गेट्स महोदय ने कहा। लेकिन क्रो ने क्या कहा, क्रो ने कहा आदत, ज्ञान, आवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। आदत, क्रो ने कहा आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है।
वहीं पे वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रियाओं की खोज ही अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का खोज ही क्या है? अधिगम है, वुडवर्थ महोदय ने कहा। कुरन का आदत ज्ञान आवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है और अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप है, परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, गेट्स महोदय ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन किससे करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमने कल पढ़ा, अगर मेरी पिछला वीडियो आपने देखा होगा 6 to 8 में, हमने व्यक्तित्व परीक्षण के काफ़ी एग्जाम्पल देखे थे। व्यक्तित्व परीक्षण के हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे थे। लेकिन आ जाए स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका करता है? बुद्धि का परीक्षण करता है। 1905 में, कब? 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो भैया पहला सफल बुद्धि परीक्षण कौन तैयार किया था? विनय ने तैयार किया था। पहला सफल बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया? तो विनय ने तैयार किया। कब तैयार किया? 1905 में तैयार किया। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है क्या? किसका मापन करता है? तो बुद्धि का मापन करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कल हमने बताया था कि क्रेस्मर ने क्या किया था? क्रेस्मर ने व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया था। शरीर सुडौल का है, स्थूल का है, ठीक है, गोल का है, ऐसा बताया था उन्होंने। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे युंग महोदय आते हैं। युंग महोदय क्या करते हैं? व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटते हैं। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटते हैं, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पे अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में कहा है, लेकिन एक और है आपका तीसरा, वो है उभयमुखी। क्या है? उभयमुखी। अरे एक सेकंड, ठीक है, उभयमुखी, ठीक है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और फिर उभयमुखी की बात किसने किया? व्यक्तित्व को 3 आधार से कितने बांटा? तो युंग ने बांटा। किस आधार पे बांटा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। आप कहोगे सर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी क्या होता है? आप देखते हैं जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, हाँ, जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो सभी क्या अंतर्मुखी व्यक्तित्व हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व अपने में रहेंगे, अपना काम करेंगे। बहिर्मुखी नेता, भाषण देते रहते हैं एकदम पूरा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व नेता हुए, एक्टर हुए, जो अपने कलाकार को, जो अपने कला को, अपने स्किल को दिखाते रहते हैं, जैसे एक्टर हो गया, हाँ, जैसे आपको क्या हो गया, आपको बताया ना, कलाकार हो गया, नेता हो गए। उभयमुखी जो दोनों होते हैं, जैसे टीचर, अंतर्मुखी भी हो सकता है, बाह्यमुखी भी हो सकता है। ठीक ना? चलो आगे देखा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के, बड़ा कर ले, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, आर्थिक नहीं, शारीरिक नहीं, वंशानुगत नहीं। वंशानुगत आपके शरीर में कुछ बीमारियां दे देगा, तो सामाजिक रूप से नहीं प्रभावित करेगा। शारीरिक बीमारी आपको है तो शारीरिक रूप से प्रभावित करेगा। आर्थिक चीज़ें हैं तो आर्थिक रूप से प्रभावित करेगी। तो भैया सामाजिक रूप से क्या प्रभावित करेगा? तो आपके सामाजिक विकास को सामाजिक परिवेश प्रभावित करेगा। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। भैया देखो, सामाजिक विकास के ही फलस्वरूप कोई व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी, कुशल नागरिक बनता है। ठीक है। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है? जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, ठीक है, और अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो भैया कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो वो है आपका अनियमित विकास का नियम। क्या है? अनियमित विकास का नियम। भाई सिंपल सा, जैसे अन्य प्राणी अगर हैं कोई, उनकी अपेक्षा जो मनुष्य का शारीरिक विकास है ना, वो धीमी तथा अनियमित होता है। आप देखते हैं कि जो गाय की बच्चा है, मान लो आपके घर में एक गाय है और आपके भैया को भी लड़का हुआ और गाय को भी एक लड़की, चाहे लड़का बोला बछवा चाहे बछिया हुई,
भैंस है तो पड़वा चाहे पड़िया हुई, तो पड़वा चाहे पड़िया चाहे बछिया चाहे बछवा कुछ भी हुई, हम मान लो बात कर रहे हैं, लेकिन वो देखोगे साल 2 साल भर में एकदम पूरी तैयार रेडी एकदम बड़ी दिखेगी आपको, लेकिन वही आपके घर का जो बेटा है वो धीरे 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 गति से बढ़ रहा है। तो शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्र गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है। मतलब इसका भी ग्राफ अगर बनाओगे, देखो हमारे बाल विकास को बांट दिया गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे बांटा गया। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, वो तेजी से बकैयाँ करना, शब्दों को सीख लेना, ठीक है, बकैयाँ चलना, रोना, कुछ शब्द सीख लेना, ठीक है, ये सभी चीज़ सीख लेता है, क्रॉलिंग करना, थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू करता है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में जाता है तो उसका विकास रुक जाता है एकदम बिल्कुल, क्योंकि विकास जो चलती है ना, विकास से एक अनियमित तरीके से चलती है। विकास हमेशा भी जब भी चलेगी तो विकास ऐसे चलेगी, पहले वो बढ़ेगी, देखो शैशवावस्था में से बढ़ रही है, तो अब यहाँ पे आराम करेगी। आराम क्यों करने की ज़रूरत है उसे? क्योंकि भैया अब छोटा सा बेबी है, अगर एक साथ ऐसे बड़ा हो जाएगा, एक साथ ऐसे बड़ा हो जाएगा ना, तो बैलेंस बनाना नहीं सीख पाएगा, उसके शरीर की, उसकी मांसपेशियों को मजबूती नहीं मिलेगा। इसलिए इसलिए विकास जो होता है, शरीर विकास जो होता है, अनियमित विकास का नियम है। इसमें पहले पहले विकास बहुत तेजी से होगा। तो शुरू के दिनों में आप देखेंगे बालक अभी रो रहा है, रोने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, हाथ पैर चलाना शुरू करेगा, हाथ पैर धीरे धीरे साथ उंगलियों चलाना शुरू करेगा, उसके बाद बकैयाँ चलना शुरू कर देगा, मतलब क्रॉलिंग, रेंगना चालू कर देगा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही 0 से 6 वर्ष की अवस्था, मतलब शैशवावस्था को क्रॉस करेगा, शैशवावस्था जैसे ही बाल्यावस्था में पहुंचेगा, उसका विकास एकदम धीमे हो जाएगा। क्यों धीमा होता है? क्योंकि उसके शरीर को बैलेंस चाहिए, उसकी मांसपेशियों को मजबूती चाहिए, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। फिर जैसे ही बाल्यावस्था क्रॉस करेगा, किशोरावस्था में आता है, फिर विकास तेजी से बढ़ेगा, फिर उसके बाद दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाएंगे, उसके जननांगों का विकास होना जाएगा, उसकी शरीर, उसकी हड्डियां वगैरह चौड़ी हो जाएंगी, उसकी आवाज़ों में बदलाव हो जाएगा। 12 से 14 वर्ष की लड़कियां होती हैं, उनके देखिए आवाज़ में बदलाव होता है। उन देखो 12 से 14 वर्ष की लड़कियां जो होती हैं बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। फिर 14 से 16 वर्ष की अवस्था में लड़के बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। तो इसलिए विकास कहा गया, जो शारीरिक विकास अनियमित विकास का नियम होती है, ठीक है, एक प्रकार से विकसित नहीं होता है। पहले वो तेज़ी से चलेगा, फिर आराम करेगा कुछ दिनों तक, फिर तेज़ी से चलेगा, फिर कुछ दिनों तक आराम करेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत है? हाँ, तो विकास सिद्धांत आप लोग बताएंगे आपका। तो विकास सिद्धांत इसमें से कौन सा भैया? सब प्रत्यावर्तन सिद्धांत आपका हो जाएगा? नहीं, पूछा नहीं है। तो विकास सिद्धांत तो सभी हो जाएंगे। विकास होता है, देखो, निरंतर चलने वाली, विकास है क्या? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर परस्पर संबंध का सिद्धांत समझिए कैसे। एक तो विकास निरंतर कंटिन्यू आपका जीवन पर्यंत चलेगी। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? क्योंकि आपका अगर शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो आपके संवेगात्मक विकास में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपका सामाजिक विकास में प्रॉब्लम हो गई तो आपके शारीरिक विकास में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका मानसिक विकास सही से नहीं हुआ, ठीक है, मानसिक विकास आपका सही से नहीं हुआ, तो आपके संवेगात्मक विकास में प्रॉब्लम होगी। तो हर एक विकास, शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक, मानसिक, ये सभी विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर किसी एक विकास में प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न होगी तो आपके दूसरे भी विकास में समस्या उत्पन्न होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत चाहे इंडिया का लड़का हो, और चाहे अमेरिका का हो, और चाहे केन्या का हो, चाहे जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज का हो, सभी एक रूप से बढ़ेंगे। चाहे जानवर का लड़का हो, चाहे किसी का लड़का हो, कोई भी अपने अवस्थाओं को चेंज नहीं करेगा। सब पहले शैशवावस्था में आएंगे, फिर बाल्यावस्था में जाएंगे, फिर किशोरावस्था में जाएंगे। सब पहले क्या करेंगे? सब के सब पहले रोना शुरू करेंगे, चाहे आपके इंडिया का हो, चाहे कन्या का हो, चाहे कहीं का हो। फिर आपको रोना शुरू करेंगे, फिर हाथ को, पैर को चलाना, फिर उंगलियों को पकड़ना, फिर आपको क्रॉलिंग करना। फिर ये नहीं कि डायरेक्ट उठ के तुरंत खेलना चालू कर देगा, नहीं, उठ के डायरेक्ट खेलना नहीं चालू कर, डायरेक्ट भागने नहीं शुरू कर देगा, पहले उसे रेंगना पड़ेगा। पहले वो ज़मीन पर रेंगेगा, उस मतलब क्रॉलिंग करेगा, बकैयाँ चलेगा, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे किसी भी छोटे छोटे एरिया का हो, या फिर किसी भी देश का हो। तो यही समान प्रतिमान का सिद्धांत दिखाता है कि भैया चाहे मनुष्य का बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, सभी अपने अवस्थाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ प्रकट करती है। देखिए, ये भी कथन आ गया आपका। तो हमने बताया ना, स्टेटमेंट हर एग्जाम में आपके सीटेट हो चाहे टेट हो, कम से कम 2 क्वेश्चन हो स्टेटमेंट से उठाने वाली हैं। 2 स्टेटमेंट आपके हर एग्जाम में उठने वाली हैं। तो देखो, पूछा है कि विकास के परिणाम स्वरूप
व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसने कहा? तो भैया किसने कहा? इसको हरलाक महोदय ने कहा। किसने कहा? हरलाक महोदय ने कहा। ठीक है, हाँ, हल्लाक महोदय ने कहा। हल्लाक ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा था कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक के क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक, जैसे शैशवावस्था में कोई भी समस्या हुई तो उसके बाल्यावस्था में समस्या आ जाएगी। ठीक ना, तो प्रत्येक अवस्था का प्रभाव उसको दूसरी अवस्था पर पड़ता है। एक बार फिर से स्टेटमेंट सुनिएगा, आपका स्टेटमेंट दिखा देते हैं आपको। ठीक है, दिखाई देते हैं। नवीन विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? ये कथन आपको किसने दिया? आपके हरलाक महोदय ने दिया। अगला क्वेश्चन, मूल प्रत्ययों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो आपके मैकडूगल ने किया। किसने किया? मैकडूगल ने किया। और देखिए 6 to 8 वाले में भी हमने बताया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 6 to 8 वाले में भी ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हाँ, ठीक है, मूल प्रत्ययां परंपरागत जन्मजात मानव शारीरिक प्रवृत्ति होती हैं। हमने कल बताया था, डर, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सभी क्या हैं? ये सभी के समय मूल प्रवृत्तियां होती हैं, संवेग होती हैं। क्या होती है? संवेग होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है भैया? डम्बिल का कथन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये डम्बिल ने कहा। मतलब आप देखिए क्या है कि आप एकदम बिल्कुल केंद्रित हैं इस एग्जाम के लिए। आप किसी दूसरे चीज़ को देख भी नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस आरओ इस एग्जाम्स को भी देख नहीं रहे हैं। केवल किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा केवल एक वस्तु पर आप चेतना का क्या केंद्रीकरण कर दिए हैं। नहीं, हमें देना है तो केवल आईएएस एग्जाम देना है। बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं दोस्त हैं, कुछ भी है, वो केवल कहते नहीं मेरा फोकस एम केवल आईएएस एग्जाम है, अदर के एग्जाम कोई नहीं, मतलब सिविल एग्जाम है, कोई अदर एम नहीं है। स्टेट पीसीएस तक का फॉर्म नहीं डालते हैं। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान बोल दिया है। किसने? डम्बिल ने कहा दिया। ठीक है, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? देखिए थॉर्नडाइक ने अभ्यास एवं त्रुटि का नियम दिया। क्या दिया इन्होंने? थॉर्नडाइक ने अभ्यास एवं त्रुटि का नियम दिया था। ठीक है, और अभ्यास एवं त्रुटि का नियम में उन्होंने दिया कुछ मुख्य नियम और कुछ दिया इन्होंने गौड़ नियम। क्या दिया? एक तो मुख्य नियम है और एक आपका गौड़ नियम। क्या है? गौड़ नियम। तो गौड़ नियम देखिएगा, मतलब मुख्य नियम देखिए क्या होगा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तो थॉर्नडाइक ने दिया था। देखो ये पर सिंपल जानिएगा, थॉर्नडाइक ने अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। अभ्यास एवं त्रुटि के सिद्धांत में उन्होंने कुछ मुख्य नियम दिए और कुछ गौड़ नियम दिए। मुख्य नियम में 3 हो गया, कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन गौड़ नियम में क्या आती है? गौड़ नियम में आता है बहु अनुक्रिया आता है। ठीक है, बहु अनुक्रिया, मानसिक स्थिति, देखो पहले यहाँ दिया भी था, मानसिक आता है आपका, मानसिक आता है, आंशिक क्रिया का नियम आता है, सादृश्य क्रिया का नियम आता है। सुनिएगा, बहु अनुक्रिया का नियम पहला गौड़ नियम आ जाएगा, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो भैया जलोटा महोदय जो पंजाब विश्वविद्यालय के, कहाँ के? पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एस जलोटा। इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया। इसमें 1963 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया इन्होंने। क्या दिया? सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया इन्होंने। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण इन्होंने दिया जलोटा महोदय ने। और कहाँ के थे? पंजाब के थे, 1963 में। तो इन्होंने बताया, ठीक है, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का नाम इन्होंने क्या रखा? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। क्या रखा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। ठीक है, हाँ, ये 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था और हिंदी में, उर्दू में और अंग्रेजी भाषा में था। हिंदी उर्दू, ठीक है, हिंदी में था, उर्दू में था ये
और इंग्लिश में था। ये 3 भाषाओं में सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या रखे थे इन्होंने जलोटा महोदय ने रखा था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, और कब 1963 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के पहले हम देखेंगे कि भैया द्विकारक तो भैया स्पीयरमैन हो गए। कौन हो गए? स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन हो गए। एक तत्व बुद्धि के एक तत्व विनय स्टर ने एक तत्व बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत स्टर ने दिया। किसने दिया? स्टर ने दिया। ठीक, देखो पहली बात तो अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक जो स्पीयरमैन है 1904 में, कब 1904 में इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक जनरल फैक्टर, एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर। मतलब एक सामान्य योग्यता वाले होते हैं, एक विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं। मतलब सामान्य योग्यता में जो होती है, विशिष्ट योग्यता बुद्धि जो होती है आपके विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग होती है, सामान्य योग्यता जो होती है सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग होती है, सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? आपके बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। एक कारक किसने दिया? तो स्टर्न और बिने ने दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। और बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर पूछेगा तो बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत BF स्किनर ने दिया, बिल्कुल सही है। क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया, नहीं दिया। किसने दिया? हल ने नहीं दिया। किसने दिया? कोहलर ने दिया। किसने दिया? कोहलर ने। किसने दिया? कोहलर महोदय ने दिया। सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर महोदय ने चिंपैंजी पे किया। चिंपैंजी जिसका नाम क्या था? सुल्तान बंदर था। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जिसमें बल्दिमर, कोहलर, कोफात। हल ने क्या दिया? तब हल ने भी तो कुछ दिया होगा, तो हल ने क्या दिया? हल महोदय ने दिया सीखने के प्रबलन सिद्धांत को दिया। किसका? सीखने का प्रबलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत पूछेगा। एक चीज और देखो, पुनर्बलन सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, लेकिन सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया? तो हल ने दिया। किसने दिया? हल ने दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीखने का समग्र सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, ये सब किसने दिया? कोहलर ने दिया। आगे देखा जाए, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के नाम से जाना जाता है? तो फ्रांसीसी गाल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों की वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाली लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, बस इतना जानना कि फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है, बस इतना जानना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? देखो युंग महोदय ने क्या किया? व्यक्तित्व को 3 आधार में बांटा, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और फिर उभयमुखी। ठीक है, और फिर आपने देखा था क्रेस्मर महोदय ने, देखो क्रेस्मर महोदय इन्होंने क्या दिया? इन्होंने शरीर के आधार पर बांट दिया। किसके आधार पर? शरीर के आधार पर बांट दिया इन्होंने। हाँ, एक तो इनकी पुस्तक थी क्रेस्मर की, जिसमें लिखा था इन्होंने साइकिक एंड कैरेक्टर। हाँ, साइकिक एंड कैरेक्टर में उन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, लंबकाय, सुडोलकाय और फिर क्या? लंबकाय, सुडोलकाय और एक था स्थूलकाय। क्या था? स्थूलकाय। लेकिन पूछा ग्रंथियों के आधार, तो यही तो हो जाएगा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने किया। ठीक है, यही हो जाएगा, क्रेस्मर ने, कल ही आपने बताया था इसे। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार बताया कि लंबकाय शरीर होता है एक, लंबकाय, और एक होता है आपका सुडोलकाय, जैसे पौष्टिक बोलते हैं, जैसे भाई बटिस्टा वगैरह हो गए मान लो सुडोलकाय में। ठीक है, एक होता है स्थूलकाय। क्या होता है? स्थूलकाय। ठीक, जो गोलकाय लोग होते हैं, मोटे मोटे लोग होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। फिर दिया है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया का था। देखो तीसरा स्टेटमेंट आया, तीसरा स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो, तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भैया क्रो एंड क्रो महोदय का। किसका है? क्रो एंड क्रो महोदय का है। ठीक है, इस नीचे ऑप्शन में दिया है क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कथन किसका है? तो कथन किसका है भैया? क्रो एंड क्रो महोदय का है। ठीक है, आगे देखा जाए,
विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में? भैया देखो सिंपल सा है, देखो शैशवावस्था में बालक क्या करेगा? शैशवावस्था में बालक एकदम छोटा सा होता है, माता पिता पे आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है। खाना खाना, दूध पीना, नहलाना धुलना सब क्या माता पिता पे डिपेंडेंट होगा। वो क्या होगा, हमेशा चाहेगा कुछ ऐसे काम करेगा कि माता पिता उसकी तरफ आकर्षित रहे, उसके गार्जियन उसके उसके परिवार जो भी उसकी तरफ आकर्षित रहे, ठीक है। जो भी कुछ बदमाशी वो करता है ना, वो इसलिए नहीं करता है कि जानबूझ कर रहा, वो आपको आकर्षित करना चाहता है। वो चाहता है कि माता पिता का प्रेम स्नेह हमारी तरफ बना रहे। लेकिन जैसे वो बाल्यावस्था में पहुंचता है 6 से 12 अवस्था में, तो जो बाल्यावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था में लोग क्या कहते हैं कि बच्चा घूम रहा है, तो इसी को बोलते हैं डर्टी एज। क्या बोलते हैं? डर्टी एज। फिर घूमने की प्रवृत्ति चालू हो जाती है, छुट्ठों में घूमेगा, इधर साइकिल लेके इधर से उधर घूमेगा, एक बगीचा से दूसरे बगीचा घूमता रहता है। तो डर्टी एज, घूमने की प्रवृत्ति, समूह में रहने की स्थिति, ठीक है, समूह में रहना चालू कर देगा कब? बाल्यावस्था में। इससे तो बाल्यावस्था बता रहे हैं। बाल्यावस्था में क्या करते हैं? डर्टी एज बोलते हैं। गैंग एज बोलते हैं भैया, समूह में रहते हैं सब ना, इसलिए गैंग एज बोलते हैं बाल्यावस्था को। डर्टी एज बोलते हैं, घूमने की प्रवृत्ति आ जाती है, समूह में रहने की प्रवृत्ति आ जाती है। और एक चीज़ देखो, समलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? समलिंगी होते हैं। लड़का लड़के की तरफ और लड़की लड़की की तरफ मजा लेते हैं सभी दूसरे का। अगर कोई लड़का किसी लड़की से बोल दिया, अरे इस मेहरा बका रे, खाली तो लड़की से बतियावे ले, तो जो बच्चे होते हैं ना बाल्यावस्था के, वो समूह में रहते हैं, गैंग एज बोला जाता है, डर्टी एज बोला जाता है, घूमने की प्रवृत्ति बोली जाती है, और समलिंगी होते हैं। लड़का लड़के के साथ दोस्ती करेगा और लड़की लड़की के साथ दोस्ती करेगी। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था में विषम लिंगी आकर्षित हो जाते हैं। किशोरावस्था में वीर भावना की पूजा करना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में बालक क्या होता है, देखो किशोरावस्था बताते हैं हम। किशोरावस्था को विद्रोह की भावना भी कहा जाता है, ठीक है। किशोरावस्था को सिर्फ पूर्व किशोरावस्था कर देते हैं, ठीक है। हाँ, किशोरावस्था में उस पर क्या होता है, किशोरावस्था में वो अपने आप को इंडिपेंडेंस चाहता है, हाँ, अपने आप को आज़ादी चाहता है। वो उसके अंदर वीर भावना आ जाएगा, उसके अंदर अब फिर देश प्रेम इसकी आ जाएगी, भावना आ जाएगी, सब कई चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। चलो, हाँ, जब देखो जैसे क्या होता है, किशोरा भावना विद्रोह की भावना क्यों कहते हैं? जब माता पिता उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाते हैं, जब समाज सोसाइटी स्कूल कोई प्रतिबंध लगाता है, तो उसके अंदर विद्रोह की भावना आती है, उसका विरोध करना चाहता है। वो चाहता है कि हम एकदम आज़ादी रहें, फ्री रहें, हम एकदम बिल्कुल घूमे फिरे, ऐश करें, हाँ। तो फिर किशोरावस्था आती है, विद्रोह की भावना होती है, ठीक है। जैसे एक कॉलेसनिक महोदय थे, कौन थे? कॉलेसनिक, लिखिएगा। कॉलेसनिक महोदय कहते थे कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग से बाधा समझते हैं, मतलब माता पिता, चाचा चाची, भैया बहन, दीदी, सबको अपना बाधा समझते हैं, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लाभ प्राप्त करने से रोकते हैं, हाँ, लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमारे माता पिता में डांट पीट रहे हैं, यहाँ मत करो, वहाँ मत जाओ, 7 बजे तक घर आ जाओ, कहाँ घूम रहे हो दिन भर, सिगरेट पी रहे हो, यहाँ घूम रहे हो, लड़की हो तुम्हें अंदर रहना चाहिए, तुम्हें साइड से जाना चाहिए, हाँ। तो वो क्योंकि वो किशोरावस्था में होती हैं, उन्हें लगता है कि ये जो माता पिता हमें रोक रहे हैं, मुझे एकदम आज़ादी नहीं रख रहे हैं। तो आज़ादी की भावना कब आती है? किशोरावस्था में आती है लोगों में। सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी जो लोग होते हैं वो कब होते हैं? आपके किशोरावस्था में होते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, क्या कहलाती है? भैया सिंपल से जानिए, पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पठार। ये तो बार बार हो चुका है, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। हाँ, जब आप कोई चीज़ को सीख रहे हैं लेकिन सीखने में कोई उन्नति नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल एकदम रुके हुए से लग रहा है। किसी यहाँ पे आपने ग्राफ बनाया और यहाँ तक आपने, ठीक है, यहाँ तक बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि बिल्कुल लीनियर मोशन में लाइन चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पठार आ गया है, ठीक है। व्याख्या तो हमने पिछले भी कर दिया था। आगे देखिए, बुद्धि लब्धि, देखिए कल भी आया था ये, क्या नाम, उच्च प्राथमिक में भी आया था, 68 वाले में भी आया था ये, और अभी भी आ गया है। तो हमने बताया था बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। किसने दिया इसको? किसने दिया? तो आपको देखो 1912 में, तो सुनिएगा, चलो सुनो, स्टर्न, किसने? स्टर्न। तो 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि, जिसे आईक्यू कहा गया, कब प्रतिपादन किया था? और टर्मन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 को गुणा कर दिया। और ये चीज़ किसने दिया? टर्मन ने दिया। किसने? टर्मन ने, ठीक है, टर्मन ने। तो टर्मन ने क्या किया? पहले तो 1912 में आईक्यू का प्रतिपादन किसने किया? तो स्टर्न ने किया। किसने किया? स्टर्न ने किया आईक्यू का
प्रतिपादन। लेकिन आपके मानसिक आयु बटे वास्तविक गुणे 100 कर दिया किसने, टर्मन ने कर दिया। ठीक, आगे देखा जाए, सीखने में प्रयास और मूलक सिद्धांत, अभी हमने बताया कि प्रयास और मूलक सिद्धांत थार्डनाइक ने दिया। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत आपके पावलोव ने दिया। कोहलर को हम लोग गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं, इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म सिद्धांत दिया। ठीक ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना। हाँ, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो गया, चाहे संबंधवाद या बंधन सिद्धांत हो गया। हाँ, ये आपको किसने दिया, थार्डनाइक ने दिया। किसने दिया, थार्डनाइक ने। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो भैया ये तो आप लोग जान लिए क्वेश्चन आ गया जो है ना, ये क्वेश्चन बायोलॉजी का लगभग वो है कि सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं, जिनमें से 22 गुणसूत्र नर क्या होते हैं, 22 गुणसूत्र नर होते हैं। ठीक है, और मादा में समान, ठीक है, नर और मादा में, नर व मादा में 22 गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। नर और मादा में 22 गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। हाँ, और 23वें जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होती है, लेकिन 23वां जोड़ा जो होती है वो गुणसूत्र में स्त्री और पुरुष में अलग अलग होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया। कहाँ पे है, यहाँ पे है स्किनर महोदय। ठीक है, हल ने क्या दिया, हल ने दिया सीखने का प्रबलन सिद्धांत। थार्डनाइक ने दिया आपका क्या, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और स्किनर ने क्या दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो भैया कोहलर किससे संबंधित है आपका, तो कोहलर जो आपके महोदय हैं ये अल्पेड़ा के सिद्धांत से, विकास सिद्धांत से, व्यक्तित्व सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो भैया सिंपल से अधिगम के सिद्धांत से। किससे, अधिगम के सिद्धांत से। ठीक ना, हाँ भैया अध्ययन किससे, अधिगम के सिद्धांत से। ठीक ना, गेस्टाल्टवादी थे ये, हाँ गेस्टाल्टवादी थे ये इन्होंने, और इन्हीं को पुरकार सिद्धांत, इनको अधिगम कोहलर का सिद्धांत को हम समग्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सूझ का सिद्धांत, समग्र का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, ये सब किसने दिया, ये सब किसने दिया, कोहलर ने दिया। किस पे प्रयोग किया था, इन्होंने बंदर पे प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान था। ठीक, चलिए अब एक बार आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, हाँ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अब सोच रहे हैं कि पर्यावरण और फिर हिंदी की भी क्वेश्चंस लेके आया जाए। ठीक है, जल्द से ही हम पर्यावरण हिंदी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय एवरीवन।